हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मुग़ल वंश के बारे में। मुग़ल वंश में हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे किसको? शाहजहाँ को। और शाहजहाँ का हमने जो लेक्चर है वो एक तरह से ख़त्म कर दिया था और आज से हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और वो होगा औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, औरंगजेब के बारे में जानेंगे। लेकिन औरंगजेब को मैं जब स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ खास चीज़ें जान लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और एक अच्छी स्टोरी भी है, अगर आप अच्छे से सुनो बैठ के ध्यान से। सबको मालूम है कि औरंगजेब जो है वो 1758 में सत्ता पर बैठता है और 1707 तक मुग़लों की गद्दी पर राज करता है, भारत सल्तनत पर राज करता है, भारत पर राज करता है, भारतीय साम्राज्य पर राज करता है। औरंगजेब जो है इसका जन्म 1618 में हुआ था। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। एक दोहब क्षेत्र पड़ता है क्षिप्रा नदी के किनारे, यहाँ इनका जन्म हुआ था। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि औरंगजेब का जो अर्थ होता है, जो उसका शाब्दिक अर्थ है वो होता है सिंहासन की शोभा बढ़ाने वाला। लेकिन हम औरंगजेब को यहीं पर थोड़ी देर कहते हैं कि भैया तुम यहाँ पे आराम से अभी आराम करो, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। और मैंने दारा सिकोह के बारे में आप लोगों को बताया था, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो रह गया था। अक्सर वो किताबों से बाहर होता है और वो ऐसी किताबों में पढ़ने को मिलता है जो किताबें इस समय सिलेबस का हिस्सा नहीं होती, जिसको बोलते हैं इतिहास का विस्तृत ज्ञान। उसके लिए तुम्हें किताबों का रुख करना पड़ता है, ऐसी किताबें पढ़नी पड़ती हैं जो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नहीं आती या फिर जो कंपटीशन की किताबों में इतना नहीं दिया जाता। तो क्या फिर ऐसी चीज़ों को हम छोड़ दें, उन्हें ना पढ़ें, उन्हें रहने दें? तो फिर इतिहास बहुत कुछ रह जाता है और जब वो रह जाता है तो फिर जब बीच में से कुछ नाम निकल के आते हैं तो वो फिर हमारे पूरे नहीं हो पाते। तो दारा सिकोह के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन दारा सिकोह के बारे में मैं तुम्हें बताऊं तो हमें औरंगजेब के बचपन की ओर लौटना होगा और एक ऐसी जगह जाना होगा जहां से इस मतभेद की शुरुआत हुई थी। हम जा रहे हैं एक ऐसे शौक की ओर जो शाहजहाँ को था। किस चीज़ का शौक? हाथियों की लड़ाई का शौक। जी हाँ, शाहजहाँ को एक बहुत अच्छा शौक था हाथियों की लड़ाई का। वो हाथियों की लड़ाई देखना बड़ा पसंद करता था और उसकी इस पसंद में किन्हीं दो राजकुमारों के मतभेद छुपे हुए थे, किन्हीं दो राजकुमारों की आंतरिक द्वंद्वता छिपी हुई थी जो धीरे धीरे पनप रही थी। लेकिन किसी का बचपन जो है इस सब को देख भी रहा था, समझ भी रहा था। तो चलिए बोर्ड की तरफ लौटते हैं और ये जो कहानी है इसको कुछ चित्रात्मक रूप देते हैं। देखिए, शाहजहाँ, वैसे तो हमने इसको पढ़ लिया, इसकी शासन व्यवस्था जान ली, इसके नाम उपनाम जान लिए, इसकी कहानियाँ जान ली, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो रह गई। 28 मई 1623 के दिन की बात थी। 28 मई 1623 के दिन की बात थी। शाहजहाँ जो था वो अपने महल का जो प्रांगण था उसमें बैठा हुआ था और बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे दरबारी और कुछ खास अमीर, बड़े बड़े लोग, शहर के लोग वहाँ इकट्ठा थे। और वहाँ औरंगजेब भी था, वहाँ दारा सिकोह भी था, वहाँ शाह शुजा भी था और वहाँ जसवंत सिंह भी था। वहाँ चल रही थी हाथियों की लड़ाई। किसकी? हाथियों की लड़ाई चल रही थी। और इस हाथियों की लड़ाई का मज़ा पूरा
दिल्ली दरबार और दिल्ली के लोग ले रहे थे। इस प्रकार स्टेडियम की तरह चारों ओर से घिरे इस क्षेत्र में एक प्रकार से हाथियों की जो है वो लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई का मज़ा लिया जा रहा था शाहजहाँ के द्वारा ऊपर एक मंच पर बैठकर। ठीक है, एक मंच पर बैठकर इस लड़ाई का क्या लिया जा रहा था, आनंद लिया जा रहा था। लेकिन ऐसा होता है युद्ध के दौरान, ठीक है, युद्ध के दौरान कुछ ऐसा होता है कि जो देखते नहीं बनता। क्या? जो हाथी युद्ध कर रहे थे उन हाथियों के नाम थे सुधाकर और सूरज सुंदर। ये दो हाथी थे जो युद्ध में थे, एक सुंदर था एक सुधाकर था। ये दोनों जो हाथी थे बड़े ही शानदार हाथी थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी और सभी इस लड़ाई को देख रहे थे। लेकिन तभी क्या होता है, जो सुधाकर हाथी है वो आक्रामक हो जाता है और जो सुंदर हाथी था इसको भगा देता है। सुंदर हाथी तो वहाँ से भाग जाता है। वो सुंदर हाथी था वो यहाँ से निकल के भाग गया, लेकिन जो सुधाकर था वो अभी भी यहीं घूम रहा था। तभी उसकी निगाह औरंगजेब पर पड़ी। औरंगजेब एक किनारे घोड़े पर बैठा हुआ था और अभी वो बालक था, केवल 14-15 साल का। सुधाकर ने हमला किया। औरंगजेब जो उस घोड़े पर बैठा था और उसके जब तक वो हाथी हमला करता, औरंगजेब घोड़े से कूद गया नीचे। और जब औरंगजेब घोड़े से कूद गया तो जो घोड़ा था वो उसके लपेटे में आ गया और उसने उसको ज़मीन पे पटक दिया। इस तरफ एक तरफ घोड़े पे यहाँ पे शाहसुजा बैठा हुआ था। शाहसुजा तेजी से उस हाथी की ओर भागा और उसने पीछे से उसके पास एक भाला था, उससे उसको मारा ताकि ये भाग जाए। लेकिन हाथी ने मुड़ के उसको भी अपनी सूंड के बल से पटक दिया। तो शाहसुजा और वो घोड़ा और औरंगजेब दोनों ज़मीन पर पड़े हुए थे। उस समय दारा शिकोह स्टेडियम में मौजूद था और जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे खड़ा होके ये सब कुछ देख रहा था। औरंगजेब की निगाहें उस पर थीं। उस समय तो कुछ नहीं। इसी समय क्या होता है, वहाँ पर जितने भी सैनिक थे वो तेज़ी से हाथी की ओर भागे और जिनमें जसवंत सिंह भी था। इन्होंने क्या किए, हाथी को डराने के लिए पटाखे चलाए और हाथी जो है वो वहाँ से भाग जाता है। जो हाथी था उसका नाम था सुधाकर। लेकिन यहाँ से एक वर्चस्व की शुरुआत हो गई थी। जमीन पर पड़ा हुआ औरंगजेब सोच रहा था कि समय आने दो, सबका हिसाब चुकाया जाएगा। जो खड़े होकर देख रहे थे उनका भी और जिन्होंने आगे बढ़कर मदद की उनका भी। कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की शुरुआत जो है वो यहाँ से हो चुकी थी। कुछ नहीं, वो दिन गुजर गया और अगले दिन एक जुलूस निकाला गया। शाहजहाँ ने उस जुलूस में औरंगजेब की वीरता के लिए उसको पुरस्कृत किया। औरंगजेब को सोने में तोला गया जितना उसका वजन था और पूरे दिल्ली के बाजार में उसको घोड़े पर बिठाकर घुमाया गया बड़ी शान शौकत के साथ। जब औरंगजेब दिल्ली के उस जुलूस का नेतृत्व कर रहा था, एक छोटा बालक के रूप में बैठा था, सबकी निगाहें औरंगजेब पर थीं, तब भी दारा शिकोह उसको केवल देख रहा था। तब भी औरंगजेब के मन में चल रहा था कि मैं ये इतिहास दोबारा दोहराऊंगा, लेकिन स्थिति अलग होगी। और वो दिन भी क्या होता है, चला जाता है। शाहजहाँ जो था सबसे ज़्यादा प्यार करता था दारा शिकोह से। वो बड़ा था, योग्य था, समझदार था, धार्मिक था। वो उसको कभी भी युद्ध अभियानों में नहीं भेजता था। औरंगजेब की उम्र केवल 16 साल थी और उसको दक्षिण के युद्ध अभियानों पर भेज दिया। मुराद छोटा था, उसको बक्स भेज दिया युद्ध अभियान पर। शाहसुजा छोटा था, उसको गुजरात अभियान पर भेज दिया। लेकिन उसने दारा शिकोह को कभी भी अपने से दूर नहीं किया। उसको हमेशा अपने सिंहासन के पास में बैठाता था और कहता था कि इसके हाथ युद्ध के लिए नहीं बने,
कोई नहीं, ये समय गुजरता गया, लेकिन शाहजहां पुत्र प्रेम में ये बोल रहा था कि मैं इसे कमज़ोर बना रहा हूँ। वो अपने छोटे पुत्रों को तो युद्ध अभियानों पर भेज रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं मजबूत हो रहे थे। वो युद्ध अभियानों पर जा जाकर कुछ सीख रहे थे, लेकिन दारा सिकों का जीवन जो है वो महलों में गुजर रहा था। यहाँ से दारा सिको सैन्य रूप से कमज़ोर हो रहा था। एक पिता जो है प्यार में अपने ही पुत्र को कमज़ोर कर रहा था। औरंगजेब अपने आप को युद्ध के मैदान में एक योद्धा की तरह तपा रहा था, जो आगे जाकर सार्थक होगा। हो सकता था औरंगजेब सोच सकता था, देखो मैं छोटा हूँ, फिर भी मेरा बाप मुझे युद्ध अभियान में भेज रहा है और एक बड़ा भाई जो है वो इस समय महल में बैठा हुआ है। औरंगजेब इसको कभी भी अपनी नज़रों से दूर करना नहीं चाहता था। इसलिए क्या किया इसने, जैसे यहाँ पर औरंगजेब का शाहजहां का शासन होता था, तो यहाँ पे दारा सिकों का होता था, यहाँ पे बाकी के मंत्री होते थे। इसके अलावा इसने क्या किया था, दारा सिकों को 2 लाख रुपए एक मुक्त दिए थे अपने खर्च के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। इसके अलावा 500 रुपये प्रतिदिन खर्चे के लिए दिया करता था। 500 रुपये प्रतिदिन खर्चे के लिए ये दिया करता था। लेकिन ये सारी चीज़ें दरबार में चल रही थीं, इनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद जो थे वो पनप रहे थे, जो आगे जाकर बड़े ही खतरनाक साबित होने वाले हैं। तभी आगे जाके क्या किया जाता है, दारा सिकों की शादी करा दी जाती है, और एक ऐसी शादी जो मुग़ल साम्राज्य की सबसे महंगी शादी थी। किसकी बात कर रहे हैं हम, दारा सिकों की शादी की बात कर रहे हैं। आखिर कैसी शादी थी जो मुग़ल वंश की सबसे महंगी शादी कहलाई? नादरा बानो, नादरा बानो वो लड़की थी जिसके साथ दारा सिकों का विवाह हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, नादरा बानो के साथ दारा सिको, इसके साथ इसका विवाह हो गया। और उस समय, ठीक है, और उस समय जो पैसे खर्च किए गए थे इस पे, वो थे 32 लाख रुपए। कितने रुपए खर्च किए गए इस शादी पर? 32 लाख रुपए उस समय खर्च किए गए थे। सोचिए कितनी ज़्यादा रकम मुग़ल वंश के समय ये 32 लाख रुपए होती होगी। इसीलिए इस शादी को मुग़ल वंश की सबसे महंगी शादी कहा गया है। मुग़ल वंश की सबसे महंगी शादी कहा गया है। और पूरे मुग़ल दरबार में इतने पटाखे फोड़े गए, इतने दीप जलाए गए, इतना उत्सव मनाया गया कि रात में भी दिन हो गया। लेकिन जब ये शादी हो रही थी तो शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज़, वो नहीं थी, वो उससे पहले ही मर चुकी थी। और जहां आरा बेगम जो है वो बादशाह बेगम थी, और उसने इस शादी के लिए 16 लाख रुपए दिए थे। कितने रुपए दिए थे? 16 लाख रुपए। ये बड़ी थी और दारा सिकों की सबसे चहेती बहनों में शामिल थी। यहाँ तक कि जो नादरा बानो थी, इसने जो कपड़े पहने हुए थे उस समय, उनकी कीमत भी 8 लाख रुपए थी। उस समय जो इसने शादी के समय कपड़े पहने थे, उनकी कीमत 8 लाख रुपए थी। सोचो कितनी महंगी शादी उस समय की रही थी। ये इतिहास में सबसे महंगी शादियों में इसका नाम आता है। अब देखिए, शादी हो गई, समय व्यतीत होता गया और सब कुछ धीरे धीरे चलने लगा।
लेकिन सब कुछ एक समान नहीं रहा और धीरे धीरे करके जो साझा है वो कमज़ोर पड़ता गया, बुजुर्ग हो गया, बीमार हो गया और उसके बाद एक उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। मैंने उत्तराधिकार का युद्ध बताया था, युद्धों के नाम बताए थे, लेकिन कहानी नहीं बताई। देखिए, होता यूं है, दोनों भाइयों के बीच संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष की कहानी क्या होती है वो समझिए। औरंगजेब जो है वो 15,000 योद्धाओं के साथ, कितने, 15,000 सैनिकों के साथ युद्ध मैदान की ओर आगे बढ़ता है। इसके अलावा इस युद्ध मैदान में इसके सहयोग करने के लिए कुछ लोग और भी थे, एक था इसका पुत्र सुल्तान मोहम्मद। औरंगजेब का बेटा था ये सुल्तान मोहम्मद, जो इसका सहयोग करने के लिए आता है। एक इसका सौतेला भाई था जिसका नाम था मीर बाबा, ये भी इसका सहयोग करने के लिए आया था। इसके अलावा शहजादा मुराद जो इसका भाई था, वो भी 15,000 की सेना के साथ इसका सहयोग करने आया था इस युद्ध में। इतने सारे सहयोगी औरंगजेब के पक्ष में खड़े हुए थे, लेकिन दारा सिकों की सेना भी कमज़ोर नहीं थी। जब ये युद्ध के मैदान में जा पहुंचते हैं तो युद्ध में पलड़ा जो भारी था वो दारा सिकों का था। क्यों था? क्योंकि दारा सिकों के पास दो चीज़ें थीं, एक तो आम जनता का सहयोग था और दूसरा उसे बड़े सरदारों का समर्थन भी प्राप्त था। लेकिन उसके पास अनुभव नहीं था, उसके पास युद्ध मैदानों में लड़ने का, युद्ध रणनीति बनाने का और युद्ध के समय उसके संचालन का अनुभव नहीं था। दारा सिकों को वो बात खल रही थी जब वो महलों में बैठा रहता था और औरंगजेब युद्ध करने जाया करता था। आगे क्या होता है, लेकिन फिर भी दारा सिकों की सेना जो थी वो पहले बढ़त हासिल करती है, लेकिन दारा को जिस चीज़ का अनुभव नहीं था वही उसकी हार की वजह बन जाता है। औरंगजेब यहाँ पे एक रणनीति से काम लेता है। वो अपनी सेना से बोलता है कि तुमको एक जगह खड़ी रहना है, दुश्मन के आने का इंतज़ार करो, हम आगे नहीं जाएंगे। और औरंगजेब की सेना यही करती है, वो जहाँ थी वहीं खड़ी रहती है और युद्ध के मैदान में आगे नहीं बढ़ती। यहाँ तक कि औरंगजेब अपने हाथी के पैरों तक को भी बंधवा देता है, अपने हाथी के पैरों को भी बंधवा देता है, अपने हाथी के पैरों को भी बंधवा देता है और बोलता है, मर्दानी दिलावरा ए बहादुर वक्त अस्त। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो युद्ध है उसमें अपनी बहादुरी दिखाने का यही एक समय है और हमें इस बहादुरी से लड़ना है। इसके अलावा ये अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है और ईश्वर को, अल्लाह को संबोधन करता है, बोलता है, या खुदा तुझ में मेरा अफरीदा है, यानी कि मैं तुझ में विश्वास करता हूँ। ये सारी बातें जो हैं वो औरंगजेब द्वारा बोली जाती हैं, लेकिन एक
सरदार होता है दारा का, और वो दारा को बोलता है कि महोदय आप हाथी पर क्यों बैठे हैं। उस सरदार का क्या नाम था? खलील अल्लाल खां। खलील अल्लाल खां उस सरदार का नाम था। वो बोलता है कि आप इस हाथी पर क्यों बैठे हैं, हम जीतने वाले हैं, आप हाथी से नीचे उतरिए और घोड़े पर बैठिए और युद्ध कीजिए। दारा यहाँ पर गलती कर देता है और वो जो हाथी पर बैठा हुआ था उससे नीचे उतर जाता है और हाथी से नीचे उतर के घोड़े पर बैठ के युद्ध करने लगता है। लेकिन सैनिक देखते हैं कुछ समय के बाद, क्योंकि सैनिकों को हाथी दिख रहा था, उन्हें घोड़ा नहीं दिख रहा था। सैनिक समझते हैं कि हमारा राजा या तो मर गया, या उसको कोई पकड़ के ले गया, या वो भाग गया। हाथी बिल्कुल खाली था और वो लोग भी क्या करते हैं, भागने लगते हैं। और इसी समय का फ़ायदा औरंगजेब उठाता है। लेकिन दारा सिको जो था वो आगे जा चुका था औरंगजेब की ओर, और औरंगजेब अपनी तोपों को सजा के पहले से ही बैठा था और उसने धुआंधार तोपें चलवाना शुरू किया। जब दारा ने कहा कि मेरी तोपें चलाई जाएं, तो उसके सैनिक उसके पीछे पीछे आ चुके थे और वो अपनी तोपें वहीं पीछे छोड़ आए। तो ये कारण बनता है दारा सिको की हार का। दारा सिको वहाँ से भागता है और भागता भागता आगरा आ जाता है। आगरा आने से पहले वो रास्ते में एक जगह रुका था। उसने अपने कपड़े तक नहीं उतारे थे जो पहनते हैं युद्ध के समय, लेकिन फिर भी वो भागते 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 आगरा 9 बजे पहुंचता है रात के, और अपने महल में चुपचाप घुस जाता है। पूरा शहर आगरा सोया हुआ था उस समय। और आगरे से वो जाता है दिल्ली, और दिल्ली से जाता है पंजाब, और पंजाब से जाता है अफ़गानिस्तान। लेकिन वो भागना उसका कोई अकारण होता है, क्योंकि औरंगजेब के लोग जो हैं वो उसके पीछे लगे हुए थे और उसे पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ के दिल्ली दरबार में पेश किया जाता है। दारा के साथ एक चीज़ थी कि उसे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, औरंगजेब को नहीं करते थे। औरंगजेब उसको एक बात बताना चाहता था कि दिल्ली का दरबार या कोई साम्राज्य प्यार प्रेम से नहीं जीता जाता। और दारा सिको को घोड़े पर बिठाकर दिल्ली की सड़कों पे घुमाया जाता है। उसके शरीर पर एक भी शाही वस्त्र नहीं था। शाही वस्त्र का मतलब होता है जो महंगे कपड़े वो लोग पहनते थे, सब नॉर्मल कपड़े थे उसके पास। उसको एक छोटे बच्चे पर बिठा रखा था, हाथी का एक बच्चा होता है उस पर बिठा रखा था, और पीछे पीछे नज़रबेग चल रहा था। तलवार ले रखी थी नज़रबेग ने लंबी सी। उसको औरंगजेब ने बोला था इसको घुमा के लाओ पूरी दिल्ली में, अगर ये भागने की कोशिश करे तो इसकी गर्दन काट देना। दिल्ली के लोग जो हैं वो अपने अपने घरों के ऊपर खड़े होकर उसको देख रहे थे। कुछ लोग घरों के अंदर बैठ के रो रहे थे, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा था। तभी रास्ते में उसको एक भिखारी मिलता है और उसके चारों तरफ सैनिक चल रहे थे। वो भिखारी जब वो उस मोड़ पर पहुंचता है, ऐसे मुड़ते हैं, तो वहाँ वो भिखारी बैठा करता था, और वो भिखारी उससे बोलता है कि क्यों दारा, जब भी तू यहाँ से जाता था मुझे कुछ ना कुछ दे के जाता था, और आज तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तेरे पैर बेड़ियों से बंधे हुए हैं और तेरी ओर नंगी तलवारें लहरा रही हैं। जिन लोगों से तू प्यार करता था या जो लोग तुझे प्यार करते हैं वो अब भी हैं और इन छत्तों के ऊपर चढ़े हुए हैं, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा। जहाँ तेरी कभी तूती बोलती थी, ये दिल्ली के यही लोग तेरे एक कहने पर सब कुछ तेरे करने को तैयार थे, आज वो तेरे विरुद्ध में खड़े हैं। तो उनको दारा बोलता है कि यही समय है, और समय कभी भी बदल सकता है, लेकिन मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ
और ये मेरे दिल्ली की सड़कों पर अंतिम दर्शन है, लेकिन मैं आज भी तुझे कुछ ना कुछ देकर जाऊंगा। तो उस समय दारा के गले में एक सापी पड़ी थी, एक तौलिया पड़ा था जो काफ़ी पुराना हो चुका था, भागते भागते उसका धूल मिट्टियों में। वो उसे ऐसे करके फेंक देता है और सिपाही पीछे से धक्का मारते हैं, चल आगे, और उसको ले जाते हैं। उसको पूरी दिल्ली के दरबार में घुमाने के बाद अब उसे ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है? किस दुर्ग में ले जाया जाता है? कहाँ पे उसको बंद किया जाता है? तो इसको ले जाया जाता है, सबसे पहले जो प्लान था इसको ग्वालियर के दुर्ग में ले जाने का था, लेकिन समय के साथ जो मांग है वो बदल जाती है और इसको वहाँ ना ले जाकर एक दुर्ग है खिजराबाद, इस दुर्ग में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इस दुर्ग में ले जाकर क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। इसको अकेले बंद नहीं किया गया, इसके साथ सिफिर भी था। ये सिफिर कौन था? तो इसका छोटा बेटा था जो केवल 14 वर्ष का था। इनको जेल में बंद कर दिया गया, खिजराबाद की जेल में, और ये दोनों खिजराबाद की जेल में बंद थे। उस रात ये लोग सोच रहे थे कि हमें ऐसे ही बंदी बना दिया जाता है, जैसे अक्सर करके सभी को बंदी बना दिया जाता है, और हो सकता है कुछ समय के बाद या मैं माफ़ी मांग लूँगा। ये अपने बेटे को बोल रहा था रात को, इसका बेटा पूछ रहा था कि पापा आप बताओ हम जीवन में कभी छूटेंगे क्या यहाँ से? क्या हमें ये कभी बाहर निकलने देगा जेल से? तो इसका पिता बोल रहा था नहीं बेटा, मेरा ही तो भाई है, सुबह मैं इसको एक पत्र लिखूँगा और बोल दूंगा कि तुझे जो क्षेत्र चाहिए वो तू ले ले, मुझे कुछ राज्य दे दे, मैं वहाँ सिंहासन कर लूँगा। लेकिन वो अपने बेटे को झूठ बोल रहा था। वो नहीं जानता था कि औरंगजेब कौन है। दोनों सो जाते हैं, रात को खाना भी नहीं खाते, क्योंकि उसे डर था कहीं खाने में जहर ना मिला दिया जाए। सुबह जब जो जेल की तरफ से खाना आता है उसे भी वो नहीं खाता और अपने लिए दाल मंगाता है कि मेरे लिए दाल लेके आओ, कुछ लकड़ियाँ लाओ, मैं यहीं अपने जो जेल के अंदर से बंद है, जो महल था उसमें, जो खिजराबाद था, इसमें बना लूँगा। तो ये अपनी दाल अपने लिए बना रहा था। उसी समय औरंगजेब आदेश देता है नजर बेग को कि जाओ और दारा का सर काट के लाओ। नजर बेग उसकी तरफ देखता है और बोलता है आदेश, और चल देता है अपनी तलवार लेके और अपने साथ 4000 घुड़सवार लेके जाता है। दिल्ली के लोग पूछ रहे थे आखिर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो बोलते हैं हम दारा को खिजराबाद के दुर्ग से लेकर ग्वालियर के दुर्ग में ले जा रहे हैं, वो अब ग्वालियर के दुर्ग में बंद रहेगा। लेकिन दिल्ली के लोगों से भी झूठ बोला गया और खिजराबाद की जेल में जाकर ये पहुंच जाते हैं। वहां पे ये लोग दोनों दाल बना रहे थे, उस समय नजर बेग अंदर आया। नजर बेग के साथ एक सिपाही और था। दारा समझ चुका था कि कोई ना कोई तो बात है। उसने अपने साथ एक चाकू छिपा के रखा था, तो वो चाकू से वार करता है जो सिपाही होता है उसके ऊपर, लेकिन उसको नजर बेग रोक देता है और जो उसके साथ सैनिक आए थे उनसे बोलता है इसे पकड़ लो। दारा को पकड़ लिया जाता है और उसका जो छोटा बेटा था वो रो रहा था और बोल रहा था अपने पिता को कि आप तो बोल रहे थे सुबह पत्र लिखूंगा मैं औरंगजेब को और वो हमें छोड़ देगा, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? तब दारा अपने बेटे को बोलता है बेटा तुम दूसरे रूम में जाओ, महल के दूसरे रूम में जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। और वो उसके छोटे बेटे को दूसरे रूम में ले जाते हैं।
नजर बेग दारा से बोलता है, तुम जानते हो क्या बोल रहे हो? दारा बोलता है, जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है मेरी हत्या होने वाली है। तो नजर बेग ने कहा, फिर अपने बेटे को झूठ क्यों बोला कि वार्ता करता हूँ मैं? बोला उसके मन में औरंगजेब का डर ना बैठ जाए, इसलिए। अब वो अभी छोटा है, उसने अभी ये सारी चीज़ें नहीं देखी। तो नजर बेग बोलता है, क्या इसे पता नहीं चलेगा? बोले पता चल जाएगा, लेकिन ये दृश्य इसकी आंखों के सामने तो नहीं रहेगा, वो सिर्फ कल्पना कर सकता है इस बात की। और नजर बेग बोलता है, क्षमा करना दोस्त, मुझे आदेश का पालन करना होगा। और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि दारा को ज़मीन पर लेटाया जाए, और दारा खुद ज़मीन पर लेट जाता है, और नजर बेग अपनी तलवार से उसका सर काट देता है। एक बड़ी चीख जो है वो होती है, वो उसका बेटा जो उधर था वो सुनता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि आखिर ये चीख किस बात की थी, और उसकी गर्दन काट के नजर बेग सीधा पहुंच जाता है औरंगजेब के पास। खून टपक रहा था, औरंगजेब बाहर बैठा हुआ था महल के, शाम का समय हो गया था। जैसे ही नजर बेग पहुंचा, औरंगजेब ने कहा, इसे धोकर लाओ और सजा के लाओ, कुछ लैंप लेके आओ ताकि मैं उजाले में देख सकूं कि ये वही दारा है, ये वही विधर्मी है जो कभी इस्लाम का अपमान किया करता था। नजर बेग भी एक बार शर्मा गया कि कैसा इंसान है वे, खुद का भाई और उसको भी बोल रहा है सजा के लाओ। कुछ नहीं, लेकिन उसे आदेश का पालन करना था। वो गया और उसको बिल्कुल साफ करके औरंगजेब के सामने लाया, और औरंगजेब ने कहा बिल्कुल ठीक। तो बोला क्या करूं अब इसका? तो औरंगजेब ने कहा रुको, अभी इसे इसके प्यारे पिता के पास ले जाओ, यानी कि शाहजहां के पास ले जाओ, और उसे गिफ्ट भेज दो। उसे भेजो कि जिस बेटे को उसने राज दरबार में अपने प्यार प्रेम के बीच पाला था, और एक वो बेटा जिसे युद्ध अभियानों में झोंक दिया था, उसकी 16 साल की उम्र में, कौन बेहतर है? एक वो बेटा जो धर्म ग्रंथों को पढ़ने लगा रहता था, और एक वो बेटा जो युद्ध मैदानों में तलवार चलाया करता था, कौन बेहतर है? नजर बेग कहता है बिल्कुल सही, मैं अभी बंदोबस्त करिए देता हूं। शाहजहां के पास एक पत्र भेजा जाता है, और वो सर जो है वो ढककर सजाकर भेजा जाता है। जब जेल में जाके शाहजहां के पास ये पत्र आया, और शाहजहां ने पूछा किसका पत्र है? तो बोला तुम्हारे बेटे ने लिखा है तुम्हारे लिए। तो शाहजहां बोलता है मेरा बेटा क्या मुझे अब भी याद करता है? बोला फिर इस ताबूत में क्या है? तो बोले देखिए, आप देखिए इसमें क्या है, आपके लिए भेजा है, हम नहीं देख सकते। और जैसे ही उसने वो हटाया, उसके नीचे दारा का सर था। वो जोर जोर से रोने लगा, और वहाँ उसकी कुछ सेविका थी, कुछ सैनिक थे जो उसके वफादार थे, वो भी जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर वहाँ से सर को वापस औरंगजेब के पास ले जाया गया। औरंगजेब से पूछा अब क्या करना है? औरंगजेब बोला ऐसा करो, इसे हुमायूं के पास दफना दो, उसके प्रांगण में दफना दो। और उसको ले जाके हुमायूं के प्रांगण में दफना दिया गया, केवल सर। तभी औरंगजेब के मन में एक विचार आया कि रुको। नजर बेग ने कहा अब क्या करना है? बोले ऐसा करो, इसको मरने से पहले जिन जिन गलियों में घुमाया था, इस सिर को दोबारा से दिल्ली की गलियों में घुमा के आओ एक बार। नजर बेग बोलता है आदेश, और चल देता है, और उसको दिल्ली के दरबार में, दिल्ली की गलियों में उसको एक बार फिर घुमाया जाता है। दिल्ली के लोग इस क्रूर अत्याचार को देखकर अपने घरों में बंद थे। महिलाएं जो थीं वो रो रही थीं, और लोग अपनी छतों पर सिर्फ खड़े थे और देख रहे थे कि
1 साल पहले जिसके कहने पर दिल्ली दरबार के ये सैनिक सजदा हुआ करते थे, घुटनों के बल बैठ जाते थे, आज वही उसका सिर लेकर दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं। उसके बाद औरंगजेब के बाद फिर जाया जाता है। औरंगजेब को बोला गया था कि अब क्या किया जाए। तो औरंगजेब कहता है कि ऐसा करो, इसको ताजमहल के प्रांगण में दफना दो। जब भी शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज़ की कब्र देखा करेगा तो वो ये सोचा करेगा कि मेरे बेटे का सिर भी कहीं यहीं सड़ रहा है। यहाँ प्यार और नफ़रत दोनों विचारधाराएं थीं। एक और शाहजहां जिसने अपने प्रेम के लिए ताजमहल के प्रांगण में अपनी पत्नी मुमताज़ को दफनाया था। औरंगजेब कह रहा था तुम्हें इसको वहीं दफन देना चाहिए। तो ये उसी समय का बदला था जिस समय वो हाथियों की लड़ाई हुई थी और जिस समय औरंगजेब ने अपने मन में ये बात सोची थी। किताब है दारा शिकोह के ऊपर, दारा शिकोह वुड मेक्स ए किंग। दारा शिकोह का अंत होता है, उसकी विचारधारा का अंत होता है। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ था? क्या शाहजहां ने अपने भाइयों की हत्या नहीं की थी? शाहजहां ने खुर्रो और शहरयार को नहीं मरवाया था? जहांगीर ने अस्मात को नहीं मरवाया था? तो फिर नया क्या है? अगर औरंगजेब ने दारा शिकोह को मरवा दिया तो क्या ये कोई नई घटना है? ये दारा शिकोह के संबंध में एक कहानी थी जो तुम लोगों को सुनकर कुछ सीखने को मिला होगा, समझ में भी आई होगी। ये जो पूरी घटना थी, तो बताना आप लोग कि आपको ये कहानी जो है वो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।